डिस्कस कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं इंपॉर्टेंट करा दूं तो उसे इंपॉर्टेंट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से लगातार ही आते हैं। आपके बोर्ड का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मतलब बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखा है कि दो कंपोनेंट हैं, अगर दोनों ही डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है तो वो कंपोनेंट आपका जो सोल्यूट होगा जो अपने फिजिकल स्टेट को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और दोनों ही अगर सेम फेज में है तो जो कम अमाउंट में होगा आपका क्या होगा? सोल्यूट होगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सोलवेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है? तो लिख लो इस पॉइंट को तुम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन which only depends on, the properties of a solution which only depends on, which only depends on number of solute particles, which only depends on number of solute particles। तो जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? सोल्यूट पार्टिकल्स पे, कि कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, बट नॉट डिपेंड्स ऑन या नथिंग एल्स कर लो। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है? अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करेंगे आपकी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, तो अगर हम लोग बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के भी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज़्यादा मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे उतने भी सोल्यूट पार्टिकल्स उतने ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब देखो यहाँ पे देख लो, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब बताओ नंबर ऑफ मोल अगर ज़्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा? ज़्यादा। और या कंसंट्रेशन ज़्यादा तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स भी क्या? ज़्यादा। और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? इतनी ज़्यादा। ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। एंड अब देखो अगर हम लोग बात करें तो मोहन बताओगे तुम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो एमसीक्यूज टाइप में इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। मान लो कंसंट्रेशन दे दिया, 4 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस है, एक का 0.2, एक आपका दे दिया 0.5, 0.6, 0.7। पूछेगा कि बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक टाइप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? आयुष, आयुष मन हो गया? कोई डाउट है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतने ज़्यादा मोल्स। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सबको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, देयर आर 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
देयर आर 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो 4 डिफरेंट टाइप्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं और जिनको हम लोग को डिस्कस करने हैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ भी डाउट्स हो पूछना है, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बहुत ही आसान से हैं, ठीक है। बच्चों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन तुम लोग आसान लाए, ठीक है, क्योंकि आसान है ही एक्चुअली, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट, कैलकुलेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तो तुम लोग 5वीं क्लास से जोड़ घटाव गुना भाग करते आ रहे हो। अब जब 10 साल में ये चीज़ें नहीं सीखे, 7 साल में, ठीक है, तो कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आसान है, और देखो एग्जाम में जो कैलकुलेशन आते हैं यशवर्धन, वो बहुत इजी आते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में जो कैलकुलेशन देखेंगे बहुत लेंदी दिया हुआ होता है, लेकिन एग्जाम में बहुत लेंदी नहीं आता। उनको पता होता है कि भाई 3 घंटे में पेपर करना है, तो कैलकुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग वो देते हैं कि आप 3 घंटे पेपर कर पाए। अब पता चला ऐसा कैलकुलेशन नीट में तो बिल्कुल ही आसान आते हैं, वो सीधे सीधे कट जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। अब तुम्हें कैलकुलेशन नहीं देते 5 मिनट वाला, तो कहाँ से स्टूडेंट कर पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ने हैं। पहला है आपका, फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखते चलो तुम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है, इसके सारे फॉर्म्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड थर्ड है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है, फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को डिस्कस करने हैं, किसके अंदर, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, सेम इसी को हम लोग क्वांटम फैक्टर से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तभी एबनॉर्मल समझ पाओगे, अदरवाइज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया, नोट कर लिए सारे लोग। तो इसमें पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी 3 मैं साफ कर रहा हूँ। एक बार भानु मैं 3 साफ कर रहा था नीचे वाला, भानु भी अपने कॉपी में साफ करने लगा। तो मैंने समझाया गधे ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते हो, तुम अलग से हेडिंग डाल के करना है, ठीक है। तो साफ नहीं करने लगोगे मोहन, ठीक है, ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भानु ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहता है क्लास में, तो मैं समझाते रहता हूँ कि ऐसा एक्टिविटी आगे से ना करे, ठीक है, ठीक है। अब समझोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ लो आप सारे लोग। देखो, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में, जैसे लाइक वाटर हम लोग ले लें, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में इनिशियल से डिवाइड आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे सिंपल अब समझो तुम लोग, जैसे मान लो तुम वाटर लिए, यहाँ पे प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर, सिर्फ इसमें H2O है। अब ये क्लोज कंटेनर है, अब यहाँ से आप हीट कर रहे हैं, यहाँ से आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं। पूरा का पूरा हीट किसको मिल रहा है, वाटर को। और वाटर वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। अब आपने इसमें क्या किया, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया आपने, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। NaCl क्या होता है, नॉन वोलेटाइल।
कितना भी हीट कर दोगे वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। मूंगफली भूनते हुए देखे हो ना तुम लोग, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होता, पता चला मेल्ट हो गया, लेकिन होता है क्या? नहीं। तो जैसे ही आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, अब देखो इसमें जैसे ही आपने NaCl ऐड किया और पहले से इसमें क्या प्रेजेंट था? वाटर प्रेजेंट था। अब आप यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस से इसको हीट कर रहे हैं। कितना डिग्री सेल्सियस से? 100 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं। देखो हीट जो है NaCl कंज्यूम तो कर रहा है, हीट कंज्यूम कर रहा है, क्या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है क्या? तो वेपर प्रेशर के वाटर का जो वेपर प्रेशर था उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ये तो हीट कंज्यूम करेगा लेकिन वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है ना? तो इसमें तुम लोग एक पॉइंट लिखो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved in a pure solvent, dissolved in a pure solvent, dissolved in a pure solvent, its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases, and the decrease in vapor pressure, its vapor pressure decreases, and the decrease in vapor pressure, and the decrease in vapor pressure is termed as lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझो, लिखो नहीं, पहले समझ लो, मोहन एक बार समझ लोगे फिर लिख लेना, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ से, सपोज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हमेशा हम लोग प्योर के लिए क्या लेंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है क्या है? P0 है। प्योर सॉल्वेंट मतलब लाइक वाटर, इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया हुआ है, उस टाइम पे ये कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है? P0। कितना जनरेट कर रहा है? P0, ठीक है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें हम लोग क्या ऐड किया? जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 60। तो सॉल्यूशन के हमने ले लिया क्या? PS। कोई नहीं बताएगा, मोहन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताएंगे कितना होगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ज़्यादा में से क्या करते हैं? कम को घटाते हैं। तो P0 ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो P0 माइनस PS क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इनिशियल वेपर प्रेशर क्या था बताओ? इनिशियल P0 था, तो P0 से डिवाइड कर देंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हो जाएगा P0 माइनस PS अपन P0, एंड दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पहला डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपको मिल गया RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डायग्राम साफ कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया था ना? तो इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ। डायग्राम के लिए तुम लोग जरूरत नहीं है डायग्राम की उतनी, ये समझने के लिए था बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझोगे सारे लोग। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना मिल गया? P0 माइनस PS अपन P0। अब तुम लोग याद करो, जब रॉल्स लॉ मैं डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे बताया था कि दो केस में रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होता है। चले जाओ रॉल्स लॉ पे तुम लोग फटाफट। एक तो O सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं और दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड होते हैं, और दोनों ही लिक्विड क्या होते हैं? कंप्लीटली मिसिबल होते हैं और वोलेटाइल होते हैं।
टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसिबल एंड वोलेटाइल। क्लियर है? जिसके लिए हमने फॉर्म निकाला था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक और हमने देखा था अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड। देख लो जाके जल्दी से, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड किया था हमने। अब देखो किया था मोहन, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, और रॉल्ड्स लॉ किसके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं? रॉल्ड्स लॉ किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं सृष्टि? और सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड के लिए। तो मैंने बताया था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, किसके? सॉल्वेंट के वेपर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपने कितना लिया है? पी नॉट। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? इक्वल होता है। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल। कोई डाउट है? अब देखो यहां से PS इज इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस x1 लिख सकते हैं क्या x2 को? yes. कोई कंफ्यूजन है मोहन? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू x1। कोई डाउट है? मल्टीप्लाई करने आता है ना, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिखना चाहें, इसको हम लोग इधर लेके आ जाएं, तो पी नॉट x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस PS, और पी नॉट माइनस PS इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? x1 लिख सकते हैं क्या? x1 is p नॉट माइनस p। पी नॉट माइनस PS अपन पी नॉट इज इक्वल टू x1 लिख सकते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गधो, यहां से देख लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या होता है? इक्वल होता है। मैंने बताया था ना कि 1 हमेशा ही किसके लिए लिखेंगे? सोल्यूट के लिए, और 2 किसके लिए लिखेंगे? सॉल्वेंट के लिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये मत पूछना मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोहन पता है ना क्या होता है मोल फ्रैक्शन? सोल्यूट का कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन जो होगा सोल्यूट का, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन टोटल मोल्स, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल्स। यानी अगर आपको x1 निकालना है तो x1 n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, जो ऑलरेडी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए आयुष, ठीक है। तो जल्दी करें। तो आपको मिल गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस PS अपन पी नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये हमेशा किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। इसे साफ कर दो मोहन, हो गया ये। अब देखो इसका थोड़ा सा और डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं, आसान सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ठीक है। भानु तुम साफ तो नहीं कर रहे हो कॉपी में? तो ये गलती नहीं करनी है गधे। देखो बातें नहीं, देखो यहाँ पे आयुष। तो आपको मिल गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस PS अपन पी नॉट इज इक्वल टू x1। क्या लिख सकते हैं और मोहन x1 को? ओनली मोहन। तो हम लोग लिख सकते हैं n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। कोई डाउट है? लिख सकते हैं, सिंपल है। अब बताओ पी नॉट माइनस PS अपन पी, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा? पी नॉट अपन पी नॉट माइनस PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n1। कोई डाउट है? और अगर हम लिखना चाहें तो पी नॉट माइनस पी नॉट अपन पी नॉट माइनस PS, पी नॉट अपन पी नॉट माइनस PS इज इक्वल टू n1 बाई n1 1 लिख सकते हैं, और प्लस n2 बाई n1 लिख सकते हैं। कोई डाउट है? कोई कन्फ्यूजन है?
देखो इसको हम लिखना चाहे तो n1/n1 क्या हो जाएगा 1 और n2/n1 ये बच जाएगा, ठीक है। अब 1 ला के इधर हम लोग माइनस कर लें तो P0 माइनस P0 और प्लस PS हो जाएगा और डिवाइडेड बाई P0 माइनस PS हो जाएगा और इज इक्वल टू n2/n1 हो जाएगा। बता दो कोई डाउट हो तो। ये 1 को लाके हमने क्या कर दिया माइनस, एलसीएम लोगे क्या हो जा P0 माइनस PS नीचे और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। एक स्टेप करके बता दो कि समझ में आ रहा है मोहन? चलो एक स्टेप मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। एक स्टेप मैं करके बताता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। देखो इसे साफ कर दो ना, ये तो हो गया सबका, ये तो हो गया ना सृष्टि, वेरी गुड। तो एक स्टेप और बता देता हूँ जिससे तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो। अब 1 को लाके मोहन हम लोग इधर माइनस कर रहे हैं तो P0/P0 माइनस PS -1 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा n2/n1। एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा P0 माइनस PS और ऊपर क्या हो जाएगा P0 माइनस P0 और प्लस क्या हो जाएगा PS इज इक्वल टू n2/n1। कोई डाउट है? ये P0 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ से हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं बताओ, PS अपन क्या हो जाएगा PS अपन P0 माइनस PS, P0 माइनस PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2/n1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दे, क्या कर दे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपन PS इज इक्वल टू n1/n2। मोहन कोई डाउट है? n1 को क्या लिख सकते हैं मोहन बताएगा, कोई नहीं, ओनली एंड ओनली मोहन। अरे कुछ नाम का तो रिस्पेक्ट कर लो। मोहन पता है ना कृष्ण जी कितने चालाक थे और तुम पता नहीं क्या हो जाएगा n1 मोहन। तो देखो अगर हम लोग n1 क्या है मोल्स ऑफ सोल्यूट है, अगर मोल्स सोल्यूट का ले रहे हैं तो मास भी किसका लेंगे सोल्यूट का और मोलर मास भी किसका लेंगे सोल्यूट का। अगर यहाँ पे घोड़ा का मोल लेना है तो मास भी किसका लेना पड़ेगा घोड़ा का और मोलर मास भी किसका लेना पड़ेगा घोड़ा का, हाथी का थोड़ा ना लोगे। तो अगर सोलवेंट का मोल ले रहे हो तो मास भी किसका सोलवेंट का और मोलर मास भी किसका सोलवेंट का। एक बार नहीं 100 बार। देखो इसके पहले भी मैंने कई बार रिपीट किया आयुष कि मोल क्या होता है गिवन मास अपन मोलर मास, जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका मास अपन मोलर मास। तो यहाँ से रखे हम लोग सारी चीज़ें। n1 को W1/m1 लिख दिया, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया मोहन। और ये क्या हो जाएगा W2 और m2 कहाँ जाएगा ऊपर। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन मिल गया। आपसे यहाँ से कभी मास पूछ लेता है, कभी मोलर मास पूछ लेता है, सोल्यूट का सोलवेंट का किसी का भी मास मोलर मास या P0 PS कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है कर सकते हैं तो जल्दी करें आयुष। चलो ठीक है, एक बार तुम लोग बता रहा हूँ, हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग में तो एक शरद कौशिक नाम का लड़का था, बुलेन सर का था। तो अक्सर वो क्लास में लेट आएगा। तो अवधेश सर एक थे, अवधेश कुमार झा, तो थोड़े खड़ूस टाइप के थे, तो वो लगा भी देते थे कान के नीचे। तो एक दिन वो अक्सर लेट आएगा तो सर ने बोला कि सर तो हमेशा क्लास में लेट आता है। नहीं सर आज पहली बार है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। और क्लास में क्या करते रहता था, बातें करते रहता था पूरे दिन। तो क्लास में बातें कर रहा था और सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे और बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो सर ने बोला कि शरद क्या बातें कर रहा है उस टाइम से। तो बोला नहीं सर कुछ नहीं, वो ऐसे ही मैं कुछ पढ़ाई से लेटे। तो बोल रहा है कि वो बगल वाले से पूछा क्या बात कर रहा था सर तुमसे। तो बोल रहा था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यशवर्धन सर मैं आप ही का लेक्चर देख रहा था, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे देखना है, लेक्चर बाद में देखना है। लेक्चर तो देखो अच्छी चीज़ है लेकिन बोर्ड पे अभी कंसंट्रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बात करते थे, कोचिंग लगाने की बात कर रहे हैं सर आपसे। चलो देखो अब बोर्ड पे कंसंट्रेट, यशवर्धन देखें यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का एक्सप्रेशन मिल गया है क्या। देखो ये दोनों ही एक्सप्रेशन याद रखोगे, ये भी एक्सप्रेशन याद रखोगे। एक्सप्रेशन अब देखो हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसमें मोलालिटी और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हेडिंग डाल दे रहा हूँ, इसी का पार्ट है, ये अलग से नहीं है, ये अलग से नहीं है। रिलेशन बिटवीन RLVP। क्या मतलब RLVP?
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलालिटी। बहुत मार खाओगे इस वर्धन, कंसंट्रेशन टर्म पूरा इसीलिए मैंने पढ़ाया था, 11th का चीज़ था वो, फिर भी मैंने 12th में तुम लोग कराया था। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जाके लेक्चर तुम वहाँ से देख सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म करके लेक्चर अपलोड किया हुआ है सोल्यूशन के लिए। ठीक है, ग्रुप में शेयर भी किया था तुम लोग को। ठीक है, तो मोलालिटी में एक बार फिर से बता देता हूँ, नहीं पता है तो तुम्हें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट। पर केजी सोलवेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी। ठीक है, अब देखो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या है, यही तो एक्सप्रेशन है, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इज इक्वल टू N1 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। N1 क्या है, मोल्स ऑफ, वन हमेशा किसके लिए, सोल्यूट के लिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो भाई फॉर्मूले में ही चाहिए, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम लोग छेड़ नहीं रहे, उसको हम लोग एज इट इज, तो इसको N1 को मैं मोल्स ऑफ सोल्यूट कर दूं, कोई डाउट तो नहीं होगा। N1 को हमने क्या कर दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट। और ये मास जो हम लोग लिखते हैं, ये दोनों ही मास किस में होता है, ग्राम में। किस में होता है, ये ग्राम में और ये ग्राम पर मोल में। किस में, ग्राम, यानी कि ये भी मास सोलवेंट का जो होगा किस में होगा, ग्राम में होगा। और मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अब हम लोग इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कोई इफेक्ट आएगा क्या? अब तुम लोग बताओ, इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सोलवेंट किसमें था, मास ऑफ सोलवेंट किसमें था, ग्राम में। तो 1000 जब डिवाइड कर देंगे तो 1000 डिवाइड होकर कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि ये जो ग्राम में था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। यानी इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में मोलालिटी में लिखना, तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी। मोलालिटी और क्या हो जाएगा बताओ, इनटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, 1000। ठीक है, तो ये हम लोग मोलालिटी और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कहीं भी मोलालिटी पूछता है तो डायरेक्ट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है, जल्दी करें, फास्ट। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझोगे सारे लोग, मोहन अब लिखना नहीं, समझ लो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी जो प्योर सोलवेंट है कौन है, बेंजीन है। और इस प्योर सोलवेंट बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0.850 बार। अब बोल रहे हैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है कि जो आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही पानी में डालने में किसने टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। वो इलेक्ट्रोलाइट जो टूटे नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं। कोई सॉलिड वेट है जिसका कितना 0.5 ग्राम, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका मास कितना है, 0.5 ग्राम। और जब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं 39.9 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन में, जिसका मोलर मास 78 ग्राम है, तो उसका वेपर प्रेशर घट के जो प्योर बेंजीन था जिसका वेपर प्रेशर 0.850 बार था, वो अब घट के कितना हो जा रहा है, 0.845 बार हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि मोलर मास जो आप सोल्यूट ऐड कर रहे थे प्योर बेंजीन में, उसका मोलर मास कितना होगा ये आपको बताना है। यानी कि मोलर मास कितना होगा, M2 फाइंड करना है, सॉरी M1 सोल्यूट का निकालना है ना, M1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो हमें दिया है। हाँ M1 फाइंड करना है। अब देखो अब क्या क्या मैंने बताया ना, बुक में अपोजिट एज्यूम किया हुआ है। अब देखो क्या क्या गिवन है हम लोग लिख लेते हैं सब पहले। कुछ गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है, आयुष तुम बताओगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। आयुष क्या क्या गिवन है बताएंगे। पी नॉट, वेरी गुड। पी नॉट कितना है, 850 बार, वेरी गुड। पी एस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन भी तो गिवन है 0.845। कुछ भी डाउट हो पूछना है मोहन, ठीक है। और बताओ W1 कितना है, W1 कितना है 0.5 ग्राम, कितना है 0.5 ग्राम। और W2 कितना है बताओ, 39, वेरी गुड। और M2 कितना है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। कोई डाउट है, 78 ग्राम पर मोल। और हम लोग को निकालना क्या है,
हम लोग को निकालना है m1। वेरी गुड, तुम लोग तो इतना तो समझदार हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो मन लिखना नहीं है, मैं बार बार वार्न करता हूँ कि नहीं लिखना है, पहले समझ लो फिर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए मैं टाइम देता हूँ इसलिए तुम लोग अलग से। अब देखो याद करो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 PS W1 W2 में रिलेशन डायरेक्ट बताया हुआ था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कि P0 माइनस PS अपन PS इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू W2 और ऊपर क्या आ जाएगा M2। रखे सारी वैल्यूज रखें। देखो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे P0 कितना है 0.850, PS कितना है 0.845 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.845। W1 कितना है 0.5 ग्राम, कितना है 0.5। M2 कितना है 78। बताओ M1 कितना है निकालना है, M1 क्या है निकालना है। और W2 कितना है 39। ये 39 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 78 जो है 39 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। अगर हम लोग यहाँ से M1 लिखना चाहें तो M1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 0.5 इंटू 2, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और इंटू 0.845 और डिवाइडेड बाई बताओ 0.850 और 0.845 कितना आ जाएगा 0.005। हाँ 0.005 इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व करने के बाद M1 की वैल्यू 170 ग्राम पर मोल कितना आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। तो ये आपका मोलर मास मिल जाएगा किसका सोल्यूट का। है कोई डाउट देव? सॉल्व करोगे यहाँ से क्या मिल जाएगा 170। कर लो एक बार कैलकुलेटर से करके देख लो आ रहा है 170 आ रहा है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? ठीक। तो इसी तरह से अब आपसे हो सकता है कि W1 पूछ ले, हो सकता है कि M2 पूछ ले, हो सकता है P0 पूछ ले, PS पूछ ले, कोई एक पूछ लेगा। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है? ठीक है आयुष।